बाबूजी का असली नाम नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव था। वे इलाहाबाद के बैंक में प्रबंधक पद पर से रिटायर हुए थे। रिटायर होने से पहले वे गीता प्रेस रोड, गांधीनगर, गोरखपुर में बैंक के मुख्यालय में थे। उन्हें बाबूजी का उपनाम तब मिला जब वे अल्फासो रोड पर बैंक में शुरू-शुरू में टेलर क्लर्क थे। हालांकि उनके पास बीकॉम प्रथम श्रेणी की डिग्री थी, लेकिन उन्हें एक उपयुक्त नौकरी नहीं मिली और उन्हें टेलर की नौकरी के लिए समझौता करना पड़ा। वे अपने ग्राहकों को, सहकर्मियों और अपने वरिष्ठों व मालिकों के साथ सम्मान व मुस्कुराहट के साथ व्यवहार करते थे। नौकरी से वे खुश थे। ग्राहक उनके अच्छे स्वभाव व हास्य के कारण उन्हें बाबूजी कहने लगे। बाबूजी को उनका प्यार पसंद आया और उन्हें इस उपनाम से कोई आपत्ति नहीं थी और इसका आनंद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें प्यार, स्नेह और आशीर्वाद सभी एक साथ विलीन थे। तो नरेंद्र बाबूजी बन गए। नरेंद्र क्योंकि महत्वाकांक्षी और उज्जवल व्यक्ति थे, अपने करियर में चमकना चाहते थे, इसलिए जब ये काम कर रहे थे, रात्रि कक्षाएं ली और प्रथम श्रेणी के साथ एकॉम पास किया। जल्द ही उनका परिवार बढ़ गया और उन्हें जुड़वा बेटों का आशीर्वाद मिला, जिनके नाम भार्गव और राघव थे। भार्गव राघव से लगभग 2 मिनट बड़ा था और दोनों के बीच जो बंधन था वह असाधारण था। राघव हमेशा अपने भाई का सम्मान करता और अपने भाई को बड़े भाई के रूप में संदर्भित करता था। आखिरकार वे बड़े हुए, अच्छी तरह से शिक्षित हुए, शादी हुई और उनके परिवार में 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। परंतु घर के दूसरे परिवारों से उन्हें दूर जाना पड़ा। भार्गव मुंबई के चेंबूर में स्थित परमाणु ऊर्जा आयोग में अकाउंटेंट था और राघव केरल में एक रिजॉर्ट प्रबंधक। राघव ने होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की थी। जब बाबूजी 60 वर्ष के हुए तो उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होना पड़ा। उन्होंने अपने पैतृक घर में सेवानिवृत्त होने का फैसला किया, क्योंकि उनकी जन्मजात इच्छा उसी शहर में रहने की थी जहां उनका जन्म, पालन पोषण हुआ और जहां उनके माता पिता जीवन भर रहे। उनका निवास गोरखपुर एक मध्यवर्गीय क्षेत्र में था और यह बाबूजी की शैली में फिट बैठता था। उन्होंने 2 नौकरों, एक रसोइया और एक ड्राइवर व पुराने पड़ोसियों और परिचित दोस्तों की प्रेम भरी धूमधाम में बड़ी शांति और आराम पाया। ऐसा लगा कि वे संसार के साथ है और संन्यास में भी है। पूरे जीवन भर बाबूजी परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों और जानवरों सहित सभी के प्रति बहुत दयालु थे। एक दिन बाबूजी पोर्च में अपनी सीट पर बैठे थे और एक छोटा सा कुत्ता उनके पास आया। बाबूजी ने उसे प्यार से थपथपाया और उन दोनों में तत्काल एक बंधन बन गया। बाबूजी ने उसे रोटी खिलाई और कुत्ते ने उसे बिजली की गति से खत्म कर लिया, क्योंकि वह भूखा लग रहा था। भले ही वो आवारा कुत्ता था, वो वहीं रहता था। वही दिन में ज्यादातर समय बाबूजी के बरामदे में ही रहता था, चाहे बाबूजी अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहे या जब वे बरामदे में भी रहे। वो सफेद धब्बे और छोटे बालों वाला एक सुंदर भूरा कुत्ता था, जो ऐसा लगता था जैसे वह पेशेवर मुंडा था। कुत्ता हर दिन दिखाई देता था। जब बाबूजी पोर्च पर होते थे तो दोनों को एक दूसरे के साथ माँ भाता था। कुत्ते ने कभी बाबूजी को परेशान नहीं किया, बल्कि उनके लिए सुरक्षात्मक था। वह हर उस व्यक्ति पर भूंगता था जो बाबूजी के पास जाता था, जब तक कि बाबूजी यह न इशारा देते कि आगंतुक मित्र है, शत्रु नहीं। वो कुत्ता रोज ही सुबह पोर्च पर दिखाई देता और बाबूजी के साथ बैठता था। फिर अंधेरा होने पर चुपचाप घर के साथ वाली गली में यातायात से दूर सो जाता। नौकरों और पड़ोसियों को उसके होने की आदत हो गई और वे लोग उसे बाबूजी का कुत्ता समझने लगे, क्योंकि बाबूजी और नौकर उसे सुबह व शाम को खाना खिलाते थे। वह खुश लग रहा था और आखिरकार एक सुंदर कुत्ते के रूप में बड़ा हुआ, जिसने कभी किसी को परेशान नहीं किया और बाबूजी को अच्छी संगति प्रदान की। वह बाबूजी के बाहर जाने पर उनके साथ जाता। वो बिना पट्टे की ही उनके साथ चलता था और अपने आसपास के सभी लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करता था। जो लोग उसे पहचानते थे
वे हमेशा उस कुत्ते की प्रशंसा करते थे। बाबूजी ने अपने कुत्ते का नाम रक्षक से बना रखा, क्योंकि एक बार उसने बाबूजी के जीवन को गुंडों के एक झुंड से बचाया था, जो उनके पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। बाबूजी एक एटीएम बूथ से बहुत रुपयों की राशि के साथ बाहर निकल रहे थे कि अचानक 3 गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे पैसे छीनने लगे। एटीएम बूथ में घुसने से पहले ही वे बाबूजी के घात में थे और धीरे-धीरे उनका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पीटा। वो उनके पैसे लेकर भागे। बाबूजी की नाक, कोहनी, घुटने लहूलुहान हो गए। बूथ में मौजूद गार्ड खर्राटे ले रहा था। शोर सुनकर उसकी नींद खुल गई। वैसे भी बूथ को जल्दी से बंद करने का व ग्राहकों की सुरक्षा करने के लिए उसे प्रशिक्षित ही नहीं किया गया था। बाबूजी दयनीय पीड़ा में थे। उनको हॉस्पिटल जाया गया। उन्हें वर्निश टाँके लगवाने पड़े। वे पूरे 1 सप्ताह तक निष्क्रिय रहे। उधर रक्षक ने तीनों बदमाशों का पीछा कर उन्हें धर दबोचा और वे पैसे छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे। कुत्ते ने उन पर तब तक हमला किया जब तक कि पुलिस ने तीनों गुंडों को कुत्ते से नहीं बचाया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कुत्ते काटने के कारण उन्हें 14-14 इंजेक्शनों के साथ इलाज करवाना पड़ा। बाबूजी के पड़ोसियों सहित अन्य लोगों को बचाने के लिए रक्षक के बारे में और भी कहानियां हैं। इस घटना के बाद कुत्ता रक्षक बन गया और बाबूजी जब उसे रक्षक कर संबोधित करते तो वह उनके पास आ जाता। उसको पता लग गया था कि अब उसका नाम रक्ष है। अब जब भी बाबूजी खरीदारी करने जाते तो वे निश्चिंत रहते, क्योंकि रक्ष उनके साथ होता। रक्ष दुकान के बाहर बैठकर बाबूजी के आने तक प्रतीक्षा करता था और उनके साथ घर जाता था, जब तक कि बाबूजी सुरक्षित घर न पहुंच जाते। एक बार पोर्च सीट से उठने के बाद बाबूजी ने देखा कि उनका रुमाल गायब था। उन्होंने इधर उधर खोजा परंतु नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि कहीं छोड़ दिया होगा और उसके बाद ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार उन्होंने अपने जूते से एक मोजा खो दिया। फिर उसे भी तुच्छ समझकर वे इसके बारे में भूल गए। उन्हें थोड़ी चिंता हुई कि शायद वे चीज़ों को भूलने लगे हैं। सोचा कि शायद वे बूढ़े हो रहे हैं। आखिर वे 65 साल की उम्र के आगे बढ़ चुके थे। जीवन सामान्यतया और शांति से चल रहा था। बाबूजी को अपनी पत्नी की बड़ी याद आती थी, लेकिन वे खुद को सांत्वन देते कि प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता। कोई कितनी भी कोशिश करे, होने को नहीं टाल सकता और जीवन तो जीना ही है। बाबूजी के बच्चे कभी-कभार उनसे मिलने आते थे और हो सका तो वे अपने पोते-पोतियों की संगति का आनंद लेते थे। उनके दोनों पुत्रों ने उन्हें उनके साथ रहने की पेशकश की। उन दोनों के बीच समय बाँटे। उन्होंने इस प्रस्ताव पर लंबे समय तक गंभीर और गहन विचार कर फैसला किया कि वे अपने पुश्तैनी घर में अपने नौकरों के साथ ही रहेंगे। बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, उनकी पत्नियाँ भी नौकरी पेशा वाली थी और उनके जीवन में वे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वे खुश हैं। उनके लिए यही काफ़ी सुकून देने वाला था कि उनके बेटों का प्रस्ताव गंभीर था और मन की शांति थी कि उनके पास विकल्प था कि वे उनके साथ रह सकते हैं। अगर अपने दम पर जीने में असमर्थ हो तो उनके पास मित्र, सुविधाएँ, स्वतंत्रता, वांछनीय संगति और गतिविधियाँ थी और सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई दायित्व न था। उन्होंने खुद को अपने जीवन साथी की कंपनी के बिना रहने में सक्षम बनाया था, भले ही वह हर समय उनके विचारों में थी। उन्होंने सोचा कि कभी-कभी यादों को संजोने के लिए अंतराल भर देता है। बाबूजी ने यह भी महसूस किया कि रक्षक की संगति और वह मौन और समर्पित प्रेम जो उसने उन्हें कम अपेक्षा के साथ दिया था, उनके स्वार्थहीन जीवन के लिए पर्याप्त था। विरेल ही लेकिन निश्चिंत रूप से बाबूजी राजनीति और धर्म व अन्य मामलों के बारे में अपनी कंठुआओं को बाहर निकालते और लक्ष्य 100% सहमत होता। जैसे-जैसे प्रकृति ने अपनी भूमिका निभाना जारी रखा, बाबूजी बूढ़े हो गए और प्राकृतिक प्रक्रिया अपना काम करने लगी। वे सही खाना खाते, व्यायाम करते और सकारात्मक सोचते, लेकिन प्रकृति को कोई नहीं हरा सकता। उनकी वार्षिक चिकित्सा परीक्षा के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि वे चौथे चरण के लीवर कैंसर से ग्रसित है। यह एक भयंकर घातक व तेजी से बढ़ता कैंसर है। वे इसके कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए पूरी कोशिश करें
और शरीर को ज़्यादा विश्राम दे। ये कैंसर लाइलाज है और रोगी के पाचन तंत्र के साथ-साथ मानसिक स्थिरता भी भारी पड़ता है। बाबूजी आश्चर्यचकित थे क्योंकि वे कभी भी जोखिम भरे कार्यों में लिप्त नहीं हुए। वे जीवन भर शाकाहारी रहे थे। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, धूम्रपान नहीं किया। उन्होंने नियमित रूप से व्यायाम किया और जीवन भर एक सुरक्षित कार्यालय की नौकरी की। उसी दोपहर बाबूजी रक्ष के साथ पुर्ज पर बैठे थे, सुबह का आनंद ले रहे थे, लेकिन चिंतित थे। उसी समय धोबी नियमित तरीके से गंदे कपड़े मांगने के लिए दरवाजे पर आया कि वह धो सके और उन्हें वापस कर सके। बाबूजी कपड़े बाहर छोड़कर धोबी को भुगतान करने के लिए पैसे लेने चले गए। धोबी भी समय बचाने के लिए अगले घर से कपड़े लाने के लिए निकल गया। जब वो वापस आया तो बाबूजी ने उसे भुगतान दिया और उसके कपड़े गिनने के लिए कहा। बाबूजी ने धोबी को देने के लिए 20 कपड़े इकट्ठे किए थे और हमेशा की तरह धोबी ने केवल 19 कपड़ों की गिनती की। बाबूजी ने उससे बार-बार गिनने के लिए कहा और अपने सामने देखा पर केवल 19 कपड़े थे। बाबूजी ये सुनिश्चित करने के लिए अंदर गए कि कुछ भी गलत से गिरा तो नहीं था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उनको कपड़े के गायब होने की नहीं बल्कि अपनी मानसिक क्षमता के बारे में चिंता हुई, लेकिन उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, धोबी को जाने दिया। जैसे ही वे वापस सीट पर बैठे, रक्ष दौड़ता हुआ आया और उनकी बगल में बैठ गया। वह जीप से हाँफ रहा था, फुफकार रहा था। बाबूजी को आराम करने के बाद उन्हें मानसिक उथल-पुथल हुई और वो इस बारे में बहुत मानसिक स्ट्रेस हुआ कि क्या उन्हें अपनी बीमारी के बारे में अपने बेटों को सूचित करना चाहिए या उन्हें अभी थोड़े समय के बाद करना चाहिए, या एक पत्र या ईमेल या कॉल द्वारा ऐसा करना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें बुलाना सबसे अच्छा है। राघव और भार्गव दोनों आए हुए बुरी खबर सुनकर चौंक गए। उन्हें इस तरह के आघात का कभी अनुभव नहीं था। वे रोना बंद नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों ने डॉक्टर और बाबूजी के मानसिक तनाव को व मानसिक दर्द को कम करने के बारे में सलाह माँगी। डॉक्टर ने बहुत मदद की और उन्हें सलाह दी कि वे उन्हें अपनी पसंद के अनुसार काम करने दें और उनके लिए कम से कम तनाव का माहौल बनाएँ और उनके सामने बीमारी के बारे में ज़्यादा बात न करें। कुछ हफ्ते बाद वे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने-अपने घर चले गए और उन्हें हर दिन फ़ोन करने का वादा किया और उनसे उनके साथ खुलकर बात करने व जितनी जल्दी हो सके उन्हें बुलाने का वादा किया। अगर उन्हें उनकी ज़रूरत है। सितंबर माह की एक सुहानी सुबह बाबूजी को साँस लेने में तकलीफ महसूस हुई और वे उठ नहीं पाए। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, जिसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें अस्पताल पहुँचाया। लेकिन बाबूजी को एम्बुलेंस के कर्मचारियों द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने के प्रयासों के बावजूद उन्होंने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। उन्हें बड़ा घातक दिल का दौरा पड़ा था और वे डिफिब्रिलेशन द्वारा भी उन्हें पुनर्जीवित न कर सके। सभी उचित संस्कारों के बाद बेटे वापस आए और बाबूजी के दाह संस्कार की तैयारी की। बाबूजी ने अपनी पत्नी की तरह ही पालदारों द्वारा श्मशान घाट ले जाने की इच्छा व्यक्त की थी। शमशान घाट उनके घर से करीब 3 मील दूरी पर था। जब पाल वाले चल रहे थे, भार्गव ने देखा कि रक्ष भी अपनी जीभ बाहर लटकाए हुए हाँफते हुए उनका पीछा कर रहा था। भार्गव ने उसे बुलाया और वापस जाने का इशारा किया, लेकिन रक्ष ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अभी तरत अर्थी चलाना जारी रखा और जब वे स्मशान घाट पहुँचे व संस्कार के लिए तैयार हुए तो वे बैठे हुए बहुत करीब लेकिन पर्याप्त जगह छोड़कर उदास चेहरे और फटी आँखों के साथ बाबूजी के पशु के दहन को घूर रहा था। पूरे संस्कार दौरान भार्गव ने देखा कि भीड़ में बाकी सभी लोगों की तरह रक्ष की आँखों से आँसू की धारा बह रही थी। दहन की रस्म के बाद सभी लोग कारों से घर लौट आए। रक्षित 3 मील दौड़कर बाबूजी के घर पहुंचा। सभी थके हुए और उदास थे और अपने साधारण भोजन के बाद सभी रात को विश्राम के लिए चले गए। रक्ष भी दौड़ भाग कर थक गया था और नीचे ही दुख में था। सब बहुत जल्दी सो गए। भार्गव सो न सका और कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर आया। तब उसने देखा कि रक्ष अभी भी पोर्च पर था, शांति से सो रहा था। एक असामान्य घटना, क्योंकि रक्ष आमतौर पर सोने के लिए गली में चला जाता था। राघव को अजूबी लगी कि सोते समय रक्ष पर एक सफ़ेद कपड़ा था। जब उसने गौर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये बाबूजी की सफ़ेद गंजी है। रक्ष उसे कसकर दबोच सो रहा था।
इसे देख भार्गव की आंखों में आंसू आ गए और रक्ष एक क्षणभंगुर विचार उसके दिमाग में गूंज गया। क्या रक्ष बाबूजी की गंजी पकड़कर सो रहा है या बाबूजी का असीमित स्नेह रक्ष को पकड़े है? उस दिन बाद में भार्गव और राघव घर के साथ वाली में गए और एक कोने में उन्हें एक घोंघा छेद मिला जहां रक्ष ने बाबूजी के रुमाल और उनके जुर्राब और अन्य सामान को साथ रखा था, जिसे रक्ष हमेशा बाबूजी की सुगंध लिए संजोता रहा था। उन्हें जलन हुई कि रक्ष के पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं हो सकता, लेकिन वे इस बात से संतुष्ट थे कि उनके पास उसकी सुखद यादें हमेशा संजोने के लिए है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी-सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ़ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।